हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। आज एक क्लास इस चैप्टर की हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है इस चैप्टर की। पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय को प्रूफ करके दिखाया था। आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनका हमें उसके अनुप्रयोग में यूज करना पड़ेगा। तो मैं उन परिभाषाओं को पहले बताता हूँ। सबसे पहले दे रखा है रेखीय आवेश घनत्व। ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? देखिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा। ठीक है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसमें छूट गया है कुछ। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा, ये मात्रा हो रहा है। ठीक है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा बराबर कितना होता है? Q/L। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा। पृष्ठीय आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा क्या कहलाती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर कितना होता है? Q/A। ठीक है, अगला है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व सेम वही, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा क्या कहलाती है? आयतन आवेश घनत्व। एकांक लंबाई में आवेश की कुल मात्रा रेखीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर कितना होता है? Q/V। ठीक है, लैम्डा बराबर Q/L, सिग्मा बराबर Q/A और रो बराबर Q/V होता है। ठीक है, इनका हम यूज करने वाले हैं आगे। एक सबसे मेन डेफिनेशन गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? देखिए, गॉस की प्रमेय हमने क्या पढ़ी थी? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात गॉस की प्रमेय किसके लिए लगती है? किसी बंद पृष्ठ के लिए लगती है। ठीक है, तो वो बंद पृष्ठ कौन सा होगा? अब हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? किसी भी आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ। किसी भी आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, गॉसियन यानी आवेश को बद्ध करने वाला। ये आवेश रखा है यहां पर, इसको हम बंद करें। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ की आकृति कैसी हो सकती है? गोलाकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है। ठीक है, किसी भी आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो अनुप्रयोग है हमारा वो क्या है? देखिए जरा, देख लीजिए क्या है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह डेरिवेशन है हमारा, मैं इसकी PDF फाइल में भेज दूंगा। क्या है? अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, उसके कारण उसी के पास में उसके निकट कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके नियम से? गॉस के नियम से। ठीक है, तो सिंपल सा थ्योरी क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि माना कोई अनंत लंबाई का तार है, ये तार दिखाया हमने, एक समान रूप से आवेशित है, आवेशित दिखा दिया है। ठीक है, तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्योंकि हमें गॉस के नियम का उपयोग करना है, और गॉस का नियम किसके लिए होता है? किसी बंद पृष्ठ के लिए होता है। अब ये केवल क्या है? ये तार है, और इससे r दूरी पर हमने क्या माना है? ये बिंदु P माना है। आवेश परिबद्ध नहीं है, तो आवेश को परिबद्ध करने के लिए पहली परिभाषा क्या बताई थी? गॉसियन पृष्ठ की। तो क्या करना पड़ेगा? आवेश को परिबद्ध करना पड़ेगा, अर्थात हमें क्या खींचना पड़ेगा? एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? इस बिंदु P से होता हुआ L लंबाई का तार की आकृति कैसी होती है? बेलनाकार।
तो कैसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे हम? बेलनाकार। तो 8 त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। अब हमने माना बिंदु P का जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है वो कितना है? dA। यानी यहाँ का जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है वो, यानी बिंदु P छोटा सा भाग है, उसका जो क्षेत्रफल माना है हमने, कितना माना है वो माना है dA। ठीक है, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है। ठीक है, तो देखिए जरा, अब ये एक ही दिशा में दोनों के दोनों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश कितना है? d। ऐसे ही यहां पर हम मान सकते हैं, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? आगे से दूर की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है? पृष्ठ पर डाले गए लंब की दिशा में। तो यहाँ पर देखिए ये बेलन है, तो बेलन का ये वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है, और ये वाले पृष्ठ क्या कहलाते हैं? समतल पृष्ठ कहलाते हैं। ये समतल पृष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई बिंदु P माना है, तो ऐसे ये समतल पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी? इसके पृष्ठ पर डाले गए लंब की दिशा में बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो ये होगी dA, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ऐसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये। ठीक है, देखिए सीधा सा है, हमने माना है कोई अनंत लंबाई का तार है जो एक समान रूप से आवर्तित है। तार के निकट r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होता हुआ 8 त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। बिंदु P का जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है वो कितना है? dA है, और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है। ठीक है, तब उस बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कितना होता है? d फाई बराबर कितना होता है? वेक्टर E डॉट d होता है। तो हमने ये लिखा है कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखिए ये मैंने बताया था समाकलन, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर रहे हैं भाई हम? देखिए फाई E बराबर कितना लिया है? वेक्टर E डॉट dA का समाकलन। यहां पर वेक्टर E डॉट dA का समाकलन, यहां पर भी वेक्टर E डॉट dA का समाकलन, तीन जगह क्यों लिया है? देखिए दो, एक तो इसका क्या है? वक्र पृष्ठ, और दो ही क्या है? इसके समतल पृष्ठ है। हमें निकालना है पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस वाले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस वाले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमने तीन जगह लिया है, यानी वेक्टर E डॉट dA इस वक्र पृष्ठ से समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वेक्टर E डॉट dA इस वाले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और E डॉट dA इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पर E और dA के बीच एंगल कितना है? 90। यहाँ पर कितना एंगल? 90। तो यहाँ पर हमने खोल दिया इसे EDA cos थीटा, यानी AB cos थीटा होता है ना, तो EDA cos 90 है। यहाँ भी कितना एंगल कितना है? EDA cos 90 है, और यहाँ पर दोनों कैसे हैं? समांतर हैं, तो कितना हो गया? EDA cos 0। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये भी 0, ये भी 0, केवल वो वाला पद बच जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो कितना आ जाएगा भाई? फाई बराबर कितना आ गया था? cos 0 की वैल्यू 1 थी, तो कितना बचता? समाकलन EDA, तो वहां से E क्या ले लिया हमने? बाहर ले लिया है। तो अब कितना बच जाता है यहाँ? फाई बराबर E समाकलन dA, और dA किसका क्षेत्रफल था भाई? बेलन का, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? 2 पाई RH होता है, पर यहाँ पर हमने लंबाई के लिए h न लेकर के लिए L ली है, तो यहाँ वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? 2 पाई RL। तो एक की जगह कितना लिख लेंगे हम? 2 पाई RL। ठीक है, अब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो गॉस के प्रमेय से फाई को खोल दीजिए कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हमने फाई को खोल दिया Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E इंटू 2 पाई RL। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? E की, तो E को वन साइड कर लीजिए, E को वन साइड कर दिया हमने, तो E बराबर कितना आ गया? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL। अलग अलग लिख सकते हैं, E बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू Q अपॉन L,
और Q अपॉन L क्या बताया था मैंने, रेखीय आवेश घनत्व, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा। तो Q अपॉन L की जगह कितना लिख सकते हैं हम, लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q अपॉन L की जगह हमने लैम्डा लिख लिया, तो E बराबर हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ठीक है, यह है अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सा डेरिवेशन है, बस करना क्या है, मान लेना है कि अनंत लंबाई का कोई तार है, एक समान रूप से आवेशित, उससे 8 दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होता हुआ 8 त्रिज्या का और L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक है, बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है और 2 क्या होते हैं, समतल पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मतलब इस पूरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस वाले पूरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमने फाई बराबर लगा दिया समाकलन का मतलब संपूर्ण से, तो संपूर्ण पहले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस दूसरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमने देखा था कि इन समतल पृष्ठों के लिए थीटा कितना 90 है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है, 90 है। तो हमने यहाँ 90 ले लिया था, तो cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये दोनों पद कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में हैं, तो EDA यहाँ पर एंगल कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, EDA cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समाकलन समाकलन EDA बन जाएगा। ठीक है, अब इस EDA में से E हमने क्या ले लिया है, बाहर ले लिया है, E बाहर ले लिया है। और A क्या है, बेलन का क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RL होता है। तो एक ही जगह हमने क्या निकला है, 2 पाई RL लिख लिया है। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी थी, E की निकालनी थी, तो हमने E एक साइड कर लिया, बाकी सब एक साइड कर दिया है। ठीक है, तो केवल क्या बच जाता है, Q अपॉन L को अलग लिख लिया, और Q अपॉन L क्या होता है, लैम्डा होता है। तो हमने E बराबर कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r हो गया है। ठीक है, लीजिए ये गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग हो गया है। ठीक है, चलिए सेकंड अनुप्रयोग क्या है इसका जी, दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जैसे हेडिंग है हमारा अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने मान लिया कि माना अनंत विस्तार की कोई एक समान रूप से आवेशित कोई अचालक चादर है जी। ठीक है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व वही एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। माना चादर से 8 दूरी पर चादर के दोनों ओर बिंदु क्रम से कितने, P और P डैश, चादर के दोनों, एक ये वाला और ये दोनों तरफ, एक तरफ P बिंदु और एक तरफ क्या है, P डैश बिंदु। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P और P डैश से होता हुआ प्लेट के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये प्लेट है, सीधा सा आवेश को क्या करना पड़ेगा, परिबद्ध करना पड़ेगा। तो परिबद्ध करने के लिए हम प्लेट के आर पार क्या करते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक है, तब बिंदु P और P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना माना है हमने, DA, और यहाँ भी DA, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E। तो बिंदु P और P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर, यहाँ पर एक वेक्टर E डॉट DA, यहाँ पर एक कितना वेक्टर E डॉट DA। दोनों कैसे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश कैसे हैं, समांतर हैं। तो वेक्टर E डॉट DA को बोल देंगे कितना, EDA cos 0। तो हमने वही किया है, EDA cos 0, EDA cos 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कितना आ जाएगा, EDA प्लस EDA। तो d फाई बराबर कितना आ गया है, 2EDA। ठीक है, ये बिंदु P और P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया है। अब हमें निकालना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। तो बस तो समाकलन कर दीजिए। क्या करना है, हमें दोनों तरफ क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। तो समाकलन d फाई और उधर भी, यानी
समाकलन का चिन्ह लगा दिया और बीच में क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। वृत्त का मतलब क्या होता है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, यानी पूरे बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो डी फाई का समाकलन डी एट क्या, फाई हो गया, 2e कॉमन ले लिया, समाकलन कितना बचा, डीए, और डीए का समाकलन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो फाई को बोल दिया हमने q अपॉन एप्सिलॉन 0 में, q अपॉन एप्सिलॉन 0 या 2e, हमें e की वैल्यू निकालनी थी, e को एक तरफ कर लिया, बाकी एक तरफ कर दिया है। यहाँ कितना बचा, q अपॉन e को की जगह लिख लिया, q अपॉन e क्या होता है, आवेश पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा, तो e बराबर कितना आ गया, q अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। किसी अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, सिंपल सा है, दोबारा दिखा देता हूं। यानी अनंत विस्तार की अचालक चादर के निकट या अचालक प्लेट के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक अनंत विस्तार की अचालक प्लेट मान लेते हैं, उसके निकट कोई बिंदु P मान लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P और P डैश से होता हुआ प्लेट के आर पार एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। बिंदु P और P डैश पर सूक्ष्म अवयव कितना है, और D है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। तब बिंदु P और P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई डी फाई बराबर EDA, बिंदु P से प्लस P डैश से ED। ठीक है, EDA बोल दिया, EDA cos 0, EDA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो EDA प्लस EDA यानी 2EDA हो गया, तो d फाई बराबर आ गया 2EDA। यह है बिंदु P और P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फलक, जबकि हमें निकालना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। दोनों तरफ हमने समाकलन किया, d फाई का समाकलन फाई हो गया, 2e कॉमन ले लिया, d का समाकलन a हो गया। अब फाई को गॉस के प्रमेय से q अपॉन एप्सिलॉन 0 में खोल दिया है, q अपॉन एप्सिलॉन 0, e की वैल्यू निकालनी थी, e को एक तरफ कर लिया है, और यहाँ कितना हो जाता है, q अपॉन a, q अपॉन क्या होता है, सिग्मा होता है, तो e बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ऐसे आज गॉस के प्रमेय के दो अनुप्रयोग पढ़े हमने। आगे और अनुप्रयोग है वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए इन्हें, दोबारा एक बार समझ में आता है दोबारा देखिए, और नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइए। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा और इनका अभ्यास कीजिए। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।